हेलो बेटा। अब हमारे शॉर्ट वन शॉर्ट टू कंप्लीट्स। अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान। और पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइम नहीं है, ठीक है, तो जितनी हमें नीड है, नीड के अकॉर्डिंग ही हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। क्या करना है हमें? क्लास को सीरियसली समझना है, समझने की कोशिश करिए बेटा, ठीक है। लाइट से लेकर के जहां तक हो सकता है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, और आप समझने की कोशिश करिए। तो आपकी आज फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है बेटा, ठीक है। इससे पहले आपको केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 और इम्पोर्टेंट नोट दिए मैंने, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट्स 100% आना ही आना बेटा वहां से। अगर उन क्लासेस को आपने पढ़ा है, समझा है, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, कहीं से आप कोई क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हो। पीछे करने का मतलब ये मेरा कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। अब हमारी क्लास में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ लॉ। रिफ्लेक्शंस क्या है? तो हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने चल रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो ये हुआ अपना कोई शाइनी सरफेस, स्मूथ सरफेस भी कह सकते हो। और एक लाइट रे ऐसे आएगी बेटा, ठीक है, इंसिडेंट होगी और फिर क्या होगी? बाउंसिंग बैक हो जाएगी सेम मीडियम में। अगर मीडियम यहाँ का एयर है बेटा, तो इधर भी मीडियम पूरा एयर ही रहेगा। तो अ लाइट रे बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस, बाउंसिंग बैक हो रही है, यानी एक प्रकाश किरण है जो किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई। एक प्रकाश किरण है, लाइट रे है, यानी ये क्या है? प्रकाश किरण यानी लाइट रे। और ये प्रकाश किरण क्या होने जा रही है? चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है। इसी घटना को हमने क्या बोला? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। क्या लिखा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स, ठीक है। इस रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस। ये एक स्मूथ सरफेस है, इसके थ्रू क्या हुआ? बाउंसिंग बैक हो गई लाइट रे सेम मीडियम में, यानी एयर से आई थी और एयर में रिटर्न कर गई। तो ये बताना चाह रहे हैं कि किसी चिकने तल द्वारा, ठीक है, एक चिकना तल है, उसके द्वारा क्या हुई? प्रकाश किरण जब किसी चिकने तल टकराएगी, तो यही लिखना, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश लाइट रे आई और क्या हुई? किसी चिकने तल से टकराई और रिटर्न हो गई सेम मीडियम में। इसी इवेंट्स को हमने क्या कहा बेटा? रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं बेटा। एक लाइट रे ये जो सरफेस पे गिरती है, इसे हमने नाम क्या दिया? आपतित किरण। क्या नाम दिया? आपतित किरण। और ये कौन सी गई आपकी? परावर्तित किरण। अपवर्तित ना कहिएगा बेटा, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रे। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, और ये क्या? नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब, ठीक है। अभिलंब क्या? तीनों एक ही तल में है कि नहीं? इसी रे, इसी पर, इसी वाले पर ये आ रहा बेटा, और इसी पर ये भी आ रहा, इसी पर ये भी आ रहा। तो पहला वाला यही तैयार है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल अलाइन सेम प्लेन। इसी प्लेन पर क्या है? इंसिडेंट रे है, इसी प्लेन पर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, इसी पर नॉर्मल है। तो पहला ला क्या ना? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल अलाइन सेम प्लेन। यानी क्या बना सकते हैं हम लोग कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा ये एंगल होता है बेटा, इंसिडेंट रे और इनके बीच का जो एंगल होता है, इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, यानी आपतन कोण। और ये आपका परावर्तन कोण। तो क्या कहते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। जैसे अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बात समझ आ रही कि नहीं बेटा? बात समझ आ रही है? तो हमने क्या बताया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ क्या मिला? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। 2 बातें हो गई। लाइट रे आई और किसी चिकने तल से टकराकर सेम मीडियम में रिटर्न कर गई। इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, ठीक है। बाउंसिंग बैक हो गई सेम मीडियम में। और दूसरे में क्या बताया?
लॉ क्या बताया इसके? लॉ में दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल अलाइन से प्लेन, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब आ रहा है अपने पास मिरर के टाइप्स। तो दो टाइप के मिरर पढ़ रहे हैं हम, सब पूरा लेसन नहीं पढ़ रहे, हम लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको टाइम नहीं रहेगा अपने पास। ठीक है, तो वो एक है कॉन्केव मिरर, एक कॉन्वेक्स है, अवतल उत्तल। तो अवतल में क्या हुआ? ठीक है, यहां पर अगर आपको इंग्लिश में लिखना है इसकी डिफाइन, तो लिख देना, क्या लिख दो बेटा? अ मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्केव। बहुत छोटी डिफाइन है। अ मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्केव और कॉल्ड कॉन्केव मिरर। अ मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कॉन्वेक्स और कॉल्ड, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस किससे हो रहा है? कॉन्वेक्स से हो रहा है। उसे हमने क्या कह दिया? उत्तल दर्पण। ठीक है, इसी बात को अगर हम लोग लिखें तो लिखेंगे वह गोली दर्पण जिसके कौन सा? ये दो पार्ट है। ऐसे बता अपना, ये दबा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग है। तो यहाँ पॉलिश किसमें हो रही है? ऐसे रखा है। तो ये वह गोली दर्पण जिसके उभरे भाग पर क्या है? पेंट होता है। किसका? रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। वह गोली दर्पण जिसके उभरे भाग पर रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। ठीक है, और जो कोटेड है और इनर पार्ट इज वर्क एज ए रिफ्लेक्टेड, जो दूसरा भाग है, दूसरा पृष्ठ है, वो परावर्तक का कार्य करता है। दबा हुआ भाग किसका कार्य करा? परावर्तक का, रिफ्लेक्टेड कार्य करा। तो बताया कि वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर रेड ऑक्साइड का पेंट होता है और दबा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और शॉर्ट में अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो लिखे, क्या लिखेंगे आप? अ मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्केव। रिफ्लेक्ट किधर से हो रहा है? कॉन्केव से हो रहा है। और एक में रिफ्लेक्ट किधर से? कॉन्वेक्स से हो रहा है। तो कॉन्केव ये है बेटा, ये कॉन्केव है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कॉन्केव। अब एरो उधर बना, इसका मतलब वो नहीं है बेटा, एरो का मतलब ये है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, सॉरी ये। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि किसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है। बात समझ रही है? अब हम लोग कहां पहुंच गए बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत छोटी डिफाइन लिखी है, द सेंटर ऑफ हेलोस्फीयर विच पार्ट ऑफ मिरर। एक हेलोस्फीयर था, ऐसे बताया आपको, ये हेलोस्फीयर मतलब कांच का खोखला गोला, जिससे हमने ऐसे कट कर लिया बेटा। इस गोले के सेंटर को क्या कह दिया इन्होंने? सेंटर कर्वेचर। सेंटर कर्वेचर है क्या? द सेंटर ऑफ हेलोस्फीयर आर कॉल्ड हेलोस्फीयर ऑफ विच पार्ट मिरर इज पार्ट, जिसका मिरर क्या एक पार्ट है। तो वह, अब आपको बताना क्या है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इंपॉर्टेंट है बेटा ये सारी बातें, वक्रता केंद्र। तो बताया गोली दर्पण, इसी बात का ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग स्पेरिकल मिरर या गोली दर्पण कहते हैं बेटा। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहेंगे, सी से कह देंगे, डिनोट कर देंगे इसको। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, मतलब आपको हेलोस्फीयर था, उसका एक पार्ट कट कर दिया तो कुछ ऐसा मिला आपको। उस जिसका पार्ट है स्फीयर का अपना, इसका मिरर का अपना कोई सेंटर नहीं है। मिरर जिसका पार्ट है हेलोस्फीयर का, उस हेलोस्फीयर के सेंटर को हमने क्या कह दिया? वक्रता केंद्र। बताया गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले के केंद्र को क्या कह दिया? वक्रता केंद्र कह दिया। ठीक है, अब आ रही रेडियस ऑफ कर्वेचर। कुछ नहीं है, द रेडियस ऑफ हेलोस्फीयर। अब यहाँ रेडियस ऑफ हेलोस्फीयर जो जिसका पार्ट है, जिस गोले का कटा हुआ भाग, उस गोले के त्रिज्या को क्या कह दिया? वक्रता त्रिज्या। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग ये पढ़ लेते हैं तो पोल यानी ध्रुव क्या है, तो और अच्छे समझ में आता है ध्रुव क्या है। तो ये अपना एक मिरर है, स्पेरिकल मिरर। इसके मिड पॉइंट को ही क्या कहा गया? पोल कहा गया। द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर कॉल्ड पोल, यानी मध्य बिंदु है किसका? गोली दर्पण का मध्य बिंदु जो कहलाता है उसी क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या है? पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर, यानी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कह दिया हमने? गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कह दिया हमने? ध्रुव कह दिया। किसे नोट करा? ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल। इंग्लिश नेम आपको आने ही चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों नेम, क्योंकि आपको डिनोटिंग वहीं से लेकर आई ना। अब पोल की डिनोटिंग कहाँ से आई?
मन में ख्याल है कि पोल को पी से क्यों लिखा, तो पोल है इंग्लिश, ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, तो पोल का पहला अक्षर पी लिखा गया। तो यहाँ हो गया अपने पास। अब वाली प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करो बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या थी, तो एक डिस्टेंस है बेटा, कहाँ, ये पोल है, ये सेंटर है, इनके बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं हम लोग। यानी वक्रता त्रिज्या किसे कह रहे हैं, यही है आपकी वक्रता त्रिज्या। किसे कह रहे हो, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की, ध्रुव ये ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर या सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मिलीमीटर भी हो सकता है, क्योंकि बोर्ड ने बात दिया बेटा कि इसका यूनिट क्या होता है, तो मात्रा क्या है, मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है। अगर ये तीनों दिए हैं तो तीनों सही है, इसका मतलब उसका ऑप्शन क्या होगा, जितने हैं ये सभी, ऑल ऑफ दीज सारे राइट हैं। ठीक है, कब, जब आपसे पूछा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूनिट क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या थी, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बस नहीं, किसे कह दिया। अब आ गया अपनी बात में प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऐसे एक अपना ये मिरर था, ठीक है, ये पोल था, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर था, एक लाइट रे है, एक रे नहीं है, अ लाइन पासेस थ्रू, एक लाइन है जो पास हो रही किससे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अ लाइन पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रेखा है जो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, उसे कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बिना प्रिंसिपल एक्सिस की नॉलेज लिए आपको मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस कहते किसे हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट रखे तो इसे कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे आप, इसे रखो ना, तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस की डिफाइन नहीं पूछी जाती है, बट प्रिंसिपल एक्सिस की नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आप आ रहे फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी किसे कहते हैं हम लोग, तो फोकस दूरी क्या आ गई, ये आ गया अपने पास यहां कहीं ध्रुव P और ये होता प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है इसी को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन, जैसे हमने कहा ना पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे को डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस आर कॉल्ड फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल m। और इसका भी यूनिट वही है बेटा, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, कहां से कहां तक, ध्रुव P से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ, कोई डाउट रिपीट कर दूं अगर आप कहें तो, अदरवाइज आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंट बातें पढ़े, हम पूरा लेसन नहीं पढ़ा, आपको पहले भी बोल चुके हैं, फिर बोल रहा हूँ, लेसन पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, उतना ही पढ़ने जा रहा हूँ जितना मुझे जरूरत है। तो जैसे हमसे पूछे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर किसे कहते हैं, अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है बेटा, अवतल दर्पण का यूज पहला बताया मेकअप मिरर के नाम से आना था, यानी जहां पर ब्यूटी पार्लर्स हैं, जहां पर मेकअप्स की बात होती है वहां मेकअप मिरर है, तो मेकअप मिरर के नाम से इसे जाना गया बेटा, यानी मेकअप मिरर के रूप में इसका यूज करा गया। और दूसरा है हेडलाइट ऑफ कार, यानी कार जो होती है उसकी कार की हेडलाइट या सर्च लाइट के रूप में इसका यूज करा जाता है। तो हेडलाइट ऑफ कार और सर्च लाइट के रूप में इसका यूज कर लिया। तो आपसे पूछा जाएगा ना, राइट द टू यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो पहला यूज कर लिया मेकअप मिरर के रूप में। ठीक है, ऐसे हिंदी में बेटा ये लिख देना मेकअप मिरर के रूप में, और दूसरा लिखना है हेडलाइट ऑफ कार, यानी कार के हेडलाइट में और सर्च लाइट के रूप में। और यहाँ पूछा गया यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इसे कहा गया उत्तल वाले को। तो उत्तल दर्पण के यूजेस क्या आ गए अपने पास, उत्तल दर्पण में आ गए। तो यहाँ रियर व्यू ऑफ मिरर इन व्हीकल्स, जो पीछे आ रही है, जो पीछे बाइक आ रही, कार आ रही, जो भी वस्तु है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जो साइड ग्लास लगते हैं वो है बेटा, वो बन गया रियर व्यू इन मिरर इन व्हीकल्स। और ये है सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा इसको सॉफ्ट पे सिक्योरिटी मिरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर हो गया, दो यूजेस इसके बेटा, दो यूजेस को ध्यान रखना। अब आ रही है कि इसकी फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, तो इसकी फोकल लेंथ ऑफ
मिरर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर का फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, u क्या है बेटा, f क्या है और v क्या है? f क्या है? फोकल लेंथ है, यानी जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर है। ठीक है, और ये क्या है? जो आपका पोल है यानी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी है बेटा। आपको देखना क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, कितनी दूर रखा है, उस डिस्टेंस को हम यू कहते हैं। और यहीं पर पोल से ही जो इमेज की डिस्टेंस होती है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, उसे v कहते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, अब जब इसके न्यूमेरिकल करोगे उसमें जरूरत पड़ेगी ना, आपसे कहेंगे एक ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर रखा है उसे यू कहते हैं। और जितनी डिस्टेंस पर क्या होता है, जितनी डिस्टेंस पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसी बात करें, इमेज फॉर्म कहाँ फॉर्म होगी, उस वक्त उसे क्या कहते हैं, v कहते हैं। ठीक है, v कहते हैं। अब यहाँ पर एक और नई बात आ गई है आवर्धन की बेटा, यानी मैग्निफिकेशंस क्या है, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन को m से लिखते हैं, मैग्निफिकेशंस है ना, m है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो O/I/O। I किसे कहते हैं? साइज ऑफ इमेज, और O को कहते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी को इसके और इसके यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। मैग्निफिकेशंस किसे कह रहे हैं बेटा हम लोग? आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है? तो बताया गया ये क्या है, साइज ऑफ इमेज, और ये क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहीं से रिलेशन बन जाएगा, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड मैग्निफिकेशंस। ठीक है, यानी आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से डिनोट करेंगे, इसका कोई यूनिट नहीं होता था। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होता है। अब आपको कुछ बातें और है न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से न्यूमेरिकल किसका कर रहे हो, आप अवतल का कर रहे हो कि उत्तल का कर रहे हो। अवतल दर्पण है बेटा या उत्तल दर्पण है। मिरर दो टाइप के थे ना, कॉनकेव, ये आपका कौन सा चल रहा है, कॉनकेव वाला बेटा। तो वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव में u निगेटिव, v निगेटिव, f निगेटिव। ठीक है, और इसमें क्या होता है, u निगेटिव, v पॉजिटिव और f पॉजिटिव। ये साइन दिए नहीं होते हैं, हम लगाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जब हम यूज कर लेते हैं तो हम बात को फिर से दिखा देते हैं बेटा। तो ये बात क्लियर हो रही है, ये बात क्लियर हो रही है। तो अपना ये आ गया बेटा। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जब आपका प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी, यानी इमेजिनरी बनता है। इमेज फाउंड इन इमेजिनरी, इमेजिनरी जब बनती है तो आप इस m के फार्मूले को ऐसे लिखते हो, m इज इक्वल टू -b/u। m का फार्मूला क्या होता है, -b/u। बात समझ रहे बेटा? दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा है? ऊपर कर दूं? क्या करना है आपको यहाँ पर? यहाँ पर आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। मैग्निफिकेशंस में क्या होता है, m की जो वैल्यू होती है -b/u होती है। क्या होती है, ये फार्मूला चलता है -b/u। तो m की वैल्यू दो टाइप की हो सकती है बेटा। एक आपके पास जब कहता है वास्तविक है, इमेज कैसी है, रियल है, और एक होती आभासी। ठीक है, जब वास्तविक होती है तो m की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, सॉरी निगेटिव ली जाती है, और जब इमेजिनरी होती है तो पॉजिटिव ली जाती है। और दूसरी चीज ध्यान रखनी, जैसे वो कह रहा है इमेज 2 टाइम बन रही है तो m की वैल्यू 2 लेनी है, इमेज 3 टाइम बन रही है m की वैल्यू 3 लेनी है, इमेज 4 टाइम बन रही है यानी m की वैल्यू 4 लेनी है। ठीक है, अगर कह रहा है इमेज का साइज क्या है, हाफ है, तो वहां पर हाफ कह रहा ना, तो यानी इसका मतलब क्या, m की वैल्यू 1/2 लेनी है। ठीक बेटा, क्या बताया मैंने कि अगर आपकी इमेज 2 टाइम्स बन रही है, यानी जो प्रतिबिंब है की लंबाई वस्तु की लंबाई दुगनी है, तो दुगना वर्ग आ जाए तो 2 लेना है, तिगने में 3 लेना है, चौगुने में 4 लेना है, और आधे में हाफ लेना 1/2। लेकिन उसके साथ ये ध्यान रखना है, जैसे आपका वास्तविक बना बेटा तो आपको माइनस में वही चाहिए, -3, -2, -हाफ, और वही आभासी बना तो प्लस में लेना है। इस माइनस प्लस के विवाद में यहाँ पर सिस्टम बिगड़ जाएगा बेटा। जैसे आपने m की वैल्यू -3 रखी
और यहाँ भी माइनस बी अपॉन यू, तो माइनस कैंसिल करेगा, उस वक्त बी की वैल्यू कितनी देगी 3u आ जाएगी। और अगर कहीं ये पॉजिटिव होता तो निगेटिव आ जाती है। बस में आ रही है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास ये आ गए मिरर फार्मूले से रिलेशन रखते हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे रेफ्लेक्शंस। रेफ्लेक्शंस में क्या हुआ, दो मीडियम थे बेटा, एक को हम लोगों ने सघन यानी रेयर मीडियम कहा और एक को कहा विरल यानी डेंसर मीडियम कहा। दो मीडियम बना दिए। सघन किसे कहते हैं, जब दो सघन और विरल की डिफाइन किया है, अगर दो मीडियम के आपस में कंपेयरिंग करें, जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है ज्यादा होगा उसे सघन कहेंगे, जिसका कम होगा उसे विरल कहेंगे। दो माध्यम की तुलना करनी, जिस माध्यम का अपना अधिक होता है उसे सघन और जिसका कम होता है उसे विरल कहते हैं। दो मीडियम हो गए अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट रे क्या आ रही है, सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। ये पहला कौन सा रेयर मीडियम है, कहाँ जाने वाली है, डेंसर मीडियम में। तो जाना ऐसे चाहिए ना बेटा, लेकिन वो ऐसे क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है किधर, अविलंब की ओर। ये नॉर्मल है, अविलंब की ओर मुड़ी जाती है। इसी इवेंट को लाइट में छोटे छोटे से इवेंट हो रहे हैं, उन्हीं को हम लोग नाम दे दिया। तो यहाँ पर बताया कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या ऐसे कर दो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, या ऐसे कर दो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो किधर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर। किधर बेंड हो गई, नॉर्मल साइड में बेंड हो गई। इसी इवेंट को रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट कहा गया। ये रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन से बना, ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। वो था परावर्तन बेटा, और ये है अपवर्तन, ठीक है। इसके भी दो लाभ होते हैं। एक लाभ यही बनेगा आपकी, यहाँ पर जो लाइट रे आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहेंगे। कौन से रे कहेंगे, इंसिडेंट यानी आपतित किरण। और ये जो निकल के आई इस तरफ, इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक है। और तीसरा ये जो नॉर्मल है, अविलंब, तीनों फिर एक ही प्लेन पर है कि नहीं, ध्यान से देखिए। ये कहाँ है, इसी प्लेन पर, ये भी कहाँ इसी प्लेन पर, और ये भी कहाँ इसी प्लेन पर। तो तीनों एक ही इस प्लेन पर है कि नहीं है। तो पहला लाभ यही बनेगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल अलाइन सेम प्लेन। दूसरी बात करेंगे, ये जो बनता एंगल इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। तो यहां पर बताया गया, सेकंड लॉ में बताया गया ऐसे, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जो जया है, इसका अनुपात क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी को स्नेल लॉ कहते हैं बेटा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसे कहते हैं स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसे कहा गया, द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल साइन एंड रिफ्लेक्टेड एंगल साइन आर कांस्टेंट। यही है स्नेल लॉ, यही है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। फर्स्ट लॉ क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही तल में। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल अलाइन सेम प्लेन। और सेकंड में क्या है, इंसिडेंट एंगल साइन और रिफ्लेक्टेड एंगल के साइन का जो रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को क्या कहते हैं, स्नेल लॉ कहते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। अब आ रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को किससे शो करते हैं, एन से। और यहां पर क्या लिखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे क्या है, जल में प्रकाश की चाल के अनुपात को, इसके और इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं बेटा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है, तो यही बताना पड़ेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको पढ़ो और इसको पढ़ो। निर्वात में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से। इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना शॉर्ट में, n इक्वल टू सी अपॉन बी, n इक्वल टू सी अपॉन बी, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, स्पीड ऑफ लाइट, निर्वात क्या मतलब वैक्यूम, ये क्या होता है बेटा, निर्वात का मतलब वैक्यूम, और ये वाटर, तो समझ ही रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन
वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। दो रेशियो आ रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की और स्पीड ऑफ लाइट वाटर की, उनके रेशियो को क्या कहा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डिनोट किससे करा, एन से करा गया। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान आना आपको, कौन सा, जिसमें क्या दिया था, क्या दिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया था, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स केवल दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है 1.5 और कह रहा है कि वाटर में, जो जल में प्रकाश की चाल क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में क्या है, तो आपको नॉर्मली ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, तो आपको v फाइंड करना है, c फिक्स होता है, c की वैल्यू ना दी हो तो आपको ये लेना है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम लोगों ने v इक्वल टू जब निकाला तो क्या कर दिया, v इक्वल टू निकाला तो c/n कर दिया, c की वैल्यू 3 × 10⁸ थी बेटा, और यहाँ पर 1.5 पॉइंट है, 0 बढ़ा दिया, 15 बन गया 15, 15 2 या 30, तो क्या गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड हो गया, ठीक है। एक और इसका बन गया जिसमें c और v दोनों दिए हैं, तो आपको ये लगा देना, c भी दिया, v दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, बहुत पूछे गए अपने बोर्ड में, बहुत ज्यादा पूछे गए बेटा, इसलिए आप इसको ध्यान रखें, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को भी। अभी अपने पास लेंस आ रहा है, लेंस क्या है, आपने गॉगल्स वाले लेंस देखें, वो तो कलरफुल होते हैं, ठीक है, और एक होता है जब हम लोग को आई डिफेक्ट हो जाता है, जब हम लोग आई डिफेक्ट में कोई लेंस यूज करते हैं, उस लेंस पर ध्यान करो। लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, जिसके आप पर देख सकते हैं, तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी को कहा गया ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जो कैसे बनता है बेटा, दो गोली पृष्ठों से, एक गोली पृष्ठ ये दो, इसी को कहते हैं टू स्पेरिकल, मेड बाय टू स्पेरिकल सरफेस। लेंस क्या है, लेंस तो बता दिया गया एक पारदर्शी माध्यम है, लेंस क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम है बेटा, ठीक है, क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। मेड कैसे होता है, दो गोली पृष्ठों से, ये क्या है, गोली पृष्ठ, और ये भी क्या है, गोली पृष्ठ, यानी स्पेरिकल सरफेस से बना है, ये भी स्पेरिकल सरफेस है, और ये भी क्या आपका स्पेरिकल सरफेस है। तो लेंस की डिफाइन क्या बनेगी, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कभी कभी एक गोली और समतल भी हो जाता है, लेकिन आप हाई स्कूल लेवल लिख रहे हो तो इतना ही लिख दो, लेंस क्या एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो क्या बनता है, दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना है, ठीक। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज मेड बाय टू, कैसे, स्पेरिकल सरफेस, दो स्पेरिकल सरफेस, एक स्पेरिकल सरफेस ऐसे मिला आपको, एक और ऐसे मिल गया, दो मिल गए, और दोनों मिलके क्या बना दें बेटा, एक ये और एक ये, दोनों मिल गए, ये बन गया आपका मिरर, सॉरी लेंस। लेंस क्या है, लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आर पार जिनके देख रहे हैं सब ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जिनके आर पार नहीं देख पाते हैं उन्हें नॉन ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और एक वो होते हैं जिनके आर पार थोड़ा बहुत दिखता है, आप क्यों, यानी अल्पारदर्शी सब्सटेंस ऑफ 3 टाइप्स, अगर विजुअलिटी बेस पर देखा जाए तो यहाँ पर ये अपना बन गया, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 4 मार्क्स तक पहुंच गया है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, तो ये लेंस है, और लेंस के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण, लेंस के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, लेंस के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। किससे नोट करा गया, वो से बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जिससे लाइट रे क्या पास होगी तो कैसे जाएगी, स्ट्रेट जाएगी विदाउट डायरेक्शंस। अब आप क्या, प्रिंसिपल फोकस आ रहा है, ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस नीचे दिखेगा बेटा, तो बेटा अब हम पढ़ने चलना है मुख्य फोकस, वो थोड़ा नीचे हो गया था, मैंने इसलिए रफ कर दिया, अब मैं ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखें क्या चलने वाला अपना, लेंस का मुख्य फोकस, लेंस का मुख्य फोकस, ये ध्यान रखना, एक लेंस में भी मुख्य फोकस होता है और एक दर्पण में भी फोकस होता है, तो दो फोकस है, लेंस का भी है और मिरर का भी है, आप कौन सा पढ़ना, लेंस के है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये लेंस है, ये क्या उसका प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे कैसे आ रही, समांतर, मुख अक्ष से समांतर आती हैं, और अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य फोकस है। लेंस के ये क्या रही, मुख अक्ष के समांतर, कौन आ रहा है, मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है, फोकस दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक, उस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम कहाँ चलेंगे ना, लेंस को हम क्रॉस करके हैं, आपका अपवर्तन क्रॉस हो गया। ठीक है, अभी क्रिटिकल एंगल बचा है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल लिखे होने की वजह से किसे लिखते हैं, सी से। क्रिटिकल एंगल कहाँ बनता है बेटा, सघन माध्यम में। ये कौन सा मीडियम है, रियल मीडियम। ठीक है, सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण है, यानी रियल मीडियम में बना वो इंसिडेंट एंगल है जिसके लिए डेंसर मीडियम में बने एंगल की वैल्यू कितनी 90 होती है। तो सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण है। ये क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है ना, अपतन कोण होता है ना। कहाँ बना है, तो आपको ध्यान रखना है कि सघन माध्यम में, और 90 कहाँ हो रहा है, विरल माध्यम में यानी डेंसर मीडियम में। तो यहाँ पर यही बात करी गई कि क्रांतिक कोण क्या, सी, सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बने कोण का मान 90 डिग्री होता है। इनका एक रिलेशन भी होता है बेटा, Ng = 1/sin c। इसमें क्या होता है, कई बार c की वैल्यू दी होती है बेटा, जैसे आपको न्यूमेरिकल दिखाऊं, c की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो यहाँ पर Ng निकालना है तो 1 क्या देगा, sin 45। sin 45 की वैल्यू 1/√2, √2 पलट के ऊपर आ गया, ये आ गया आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिज्म के बारे में बेटा। प्रिज्म भी क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू सरफेस। ठीक है, प्रिज्म भी क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है, पारदर्शी माध्यम है। कैसे बना है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, जो किससे बना है, दो पृष्ठों से मिलकर बना है। दो पृष्ठों के, एक पृष्ठ इधर है बेटा और एक पृष्ठ इधर है। दो पृष्ठों के किसी कोण पर झुके होने प्राप्त होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, रिफ्लेक्टिव सरफेस, और इनके बीच बने एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं। ठीक है, यहीं पर प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र आपको ध्यान रखना बेटा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या है, अपवर्तन का सूत्र। तो प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, N = sin ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, और इसके अपॉन में होता है sin a/2। ठीक है, ये आपका फार्मूला बेटा, पूछा जा सकता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। राइट द फार्मूला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र लिखो तो ये फार्मूला लिख देंगे और उसके बता देंगे वेयर करके कि हमें क्या मालूम है, हमने ड्राइव तो करनी है। ये ड्राइव कोई फार्मूला प्रूफ तो करा नहीं कि हमें माना हो, कहीं कुछ लिखा हो, कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला। जब डायरेक्ट कोई फार्मूला शो करते हैं तो वहां पर हम बता देते हैं a क्या है और डेल्टा m क्या है और आपका n क्या है। तो a क्या है, प्रिज्म एंगल है बेटा, क्या है, प्रिज्म कोण है। डेल्टा m क्या है, अल्पतम विचलन कोण है, मिनिमम डेविएशन एंगल है, अल्पतम विचलन कोण है, मिनिमम डेविएशन एंगल है। और n क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है बेटा। ये तीन चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी अपने पास, जैसे आपको न्यूमेरिकल दिखा सकता हूं एग्जांपल तौर पे, जैसे एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, और ये मिनिमम डेविएशन एंगल कितना है उसका 30 डिग्री है। तो कह रहा फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्या फाइंड करें, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसी फार्मूले में वैल्यू रखनी है आपको। ठीक है, n = फार्मूला नहीं लिखा होगा, लिखा ना डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आप जब करना तो बकायदा फार्मूला लिख के करना। तो यहाँ पर a की वैल्यू 60, डेल्टा m 30/2, और नीचे क्या है बेटा sin 60/2। तो ये हो गया आपका साइन कितना बेटा 60, 30 कितना 90/2 आ गया, और नीचे 30 हो गया। 90/2 कितना होता है 45, नीचे कितना sin 30 है। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, sin 30 वैल्यू 1/2। फर्स्ट 4 के रूल पे याद है बेटा, इस रूल पे ये इधर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे √2। रेशनलाइज कर दो या कहे तो हम √2 को √2 × √2 लिखते हैं ऐसे, और अपॉन में भी √2 है तो √2 कैंसिल। तो n
कितनी आ गई, √2 आ गई। बस में आ रही बेटा, ये आपका इस पे संबंधित क्वेश्चन था। एक न्यूमेरिकल अपने पास 1 या 2 है, इससे ज्यादा नहीं है अपने पास, 1 या 2 न्यूमेरिकल वो भी हो गया। ठीक है, अब यहीं पर प्रिज्म में क्या हुआ कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होती है, यानी श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण गुजरती यानी पास होती है, तो 7 कलर में क्या होती है, 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 कलर में 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या है बेटा, कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, यानी व्हाइट लाइट के पास हुई किसी प्रिज्म से, तो 7 कलर में क्या डिवाइड हो जाएगी। इस इवेंट को वर्ण विक्षेपण कहा गया। ठीक है, और प्राप्त रंगों के क्रम को वर्णक्रम कहा गया। वर्णक्रम से प्राप्त रंगों क्रम क्या होता है, उसके लिए ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक याद करनी पड़ेगी। कौन सी, बैगनी आहपी नाला, आहपी नाला, बैगनी आहपी नाला। ठीक है, बै का मतलब बैगनी, ये कैसा आपका है, बैगनी, और ये कैसा आपका नीला, ये कैसा है आसमानी, ये कैसा है हरा, ये पीला, ये नारंगी, और ये वाला कैसा है रेड यानी लाल। इसी को इंग्लिश में लिखोगे तो वायलेट है, इंडिको है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। और इन्हीं को अगर सीक्वेंस से लिखेंगे बेटा तो एक एमसीक्यू तैयार हो गया, VIVGYOR, मीनिंग सही प्लेस पर रखना। ये मीनिंग नहीं है, ये रंगों का सही क्रम है। ठीक है, आपसे पेपर पूछा जाता है किस रंग का विचलन सबसे अधिक हुआ, यानी कौन अपने जो पथ से ज्यादा डेविएशन शो कर रहा है, तो इसका पथ ये था बेटा, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका, येलो वायलेट का है, यानी बैगनी रंग जो है उसका विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ये जब हम लोग कर लेंगे तो अब हम इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग बता देंगे कि अपने पास एक वो थी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या मिस हो गया था बड़ा हमसे। वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन फाइंड करना है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होती है, अपॉन में 2 कर दो, इक्वल टू आती है फोकस दूरी, यही तो होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 इक्वल टू फोकल लेंथ, तो इसको r अपॉन 2 इज इक्वल टू f। अगर r इक्वल टू करना है तो 2f करना पड़ेगा बेटा। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, जैसे आपसे पूछा नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, तो नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी होती है, उत्तल है ना बेटा, डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है, तो वो पूछ रहा आपसे। ठीक है, कैसा है, तो नेत्र लेंस उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस है। बस नहीं, यहाँ तो बात क्लियर हो गई, ये आपकी फोकल लेंथ हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये भी हो गया बेटा, कुछ मिस नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि लाइट है जब ऐसे किसी मीडियम से पास होती है, यानी एक ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें डस्ट पार्टिकल हो, यानी धूल के कण उपस्थित हो, ये धूल के कण प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देते हैं। कब ऐसा हुआ, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल के कण उपस्थित हो, तो धूल के कण प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि लाइट रे पास हो रही है एक ऐसे मीडियम में जिसमें डस्ट पार्टिकल है, तो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट रे को एक्सपेंड कर देते हैं ऑल डायरेक्शन में। इस इवेंट को स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स कहा गया। अब किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, तो जो वायलेट कलर है यानी बैंगनी है उसकी जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इससे 2 क्वेश्चन उठते हैं कि जैसे कि आपका सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं, तो आप आंसर दोगे लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वो दूर से आसानी दिख जाता है। और बैंगनी, आकाश का रंग बैंगनी क्यों दिखता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखा है, आकाश का रंग आसमानी क्यों दिखाई देता है, तो वहां पर क्या है कि
कि जो बैंगनी रंग है उसका प्रज्वलन क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण वो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है और क्या होता है, लाइट येलो, लाइट दिखने लगा। ठीक है, स्काई ब्लू हो गया, ब्लू एक्सपेंड हो गया, फैल गया, तो वो आगे लाइट कलर में हो गया, तो हमने स्काई ब्लू हो गया। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग दो मिल गए हमको कि जैसे हम चांद से देखें, किसी चांद पर खड़े हो तो चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है, अर्थ को देख रहे तो कैसे ब्लैक दिखाई पड़ेगी। ठीक है, चांद से अगर पृथ्वी को देखा जाए तो कैसे दिखाई पड़ेगी, ब्लैक दिखाई पड़ेगी। और बैंगनी वाले का प्रकीर्णन क्या सबसे अधिक है, लाल वाले का सबसे कम है। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमन आइज की तरफ चल रहे हैं। उससे पहले हम लोग बात क्या करेंगे बेटा कि मानव नेत्र क्या था। मानव नेत्र क्या है, ईश्वर की एक बहुमूल्य देन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। परंतु ये इसका जो गोलक है यानी बॉल है उसका डायमीटर कितना 25 mm होता है। ये कैसे वर्क करती है, फोटोग्राफी कैमरे की तरह कार्य करती है। हमारी जो पलकें हैं वो शटर का काम करती है, जैसे शटर ऑन किया फोटो खींच गई। ठीक है, बस इसका प्रिंट नहीं निकलता। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आपको इसमें पूछा जाता है कि ह्यूमन आइज में रेटिना का क्या वर्क है। रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है, रेटिना पर ही प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो रही है। यहीं पर दो दोषों के बारे में बताया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या था कि व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो आई बॉल है उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है और फोकल लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। एक रीजन देते हैं कि लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और कैसे इसका करेक्शन करते हैं तो अवतल यानी कॉन्केव लेंस के थ्रू करते हैं। एक दूरदर्शी दोष है। दूरदर्शी दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखती हैं परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, दूर की वस्तुएं दिखती हैं परंतु यानी जितने फॉर ऑब्जेक्ट हैं वो सब सीन हो रहे हैं लेकिन नियर वाला ऑब्जेक्ट सीन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसे हम लोग ने क्या कहा, दूरदर्शी दोष का। बात समझ रही बेटा? ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन आइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ह्यूमन आइज में क्या बचा अपने पास बचा है बेटा नियर पॉइंट, निकट बिंदु। निकट बिंदु हम लोग अक्सर इसकी वैल्यू पढ़ते हैं कि जो फॉर नियर पॉइंट है वो कितना माना जाता है 25 cm, लेकिन हमें उसकी डिफाइन भी मालूम चाहिए। द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई, मतलब आंख के पास का वह निकटतम बिंदु जहां पर रखी वस्तु को आंख क्लियर देख सकती है। आंख के पास यानी नेत्र के पास रखी वह न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु जिसे आंख स्पष्ट देख सकता है। यानी नेत्र से क्या समझते हैं कि हमारे नेत्र से हम लोग कहते हैं टीवी पास से मत देखिए, मोबाइल पास से न चलाइए, तो नियरेस्ट पॉइंट साइंस ने बना रखा है। तो बता रहे नियरेस्ट पॉइंट है कहाँ, आंख से के पास वह निकटतम बिंदु जहां पर रखी वस्तु को आंख, ठीक है, क्लियर विजन कर सकती है यानी आंख स्पष्ट देख सकती है, उसी क्या कहते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या है यानी निकट बिंदु क्या है, तो हमारे आंख नेत्र के समीप रखी वह वस्तु, ठीक है, निकट रखी वह न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु जिसे आंख स्पष्ट देख सकता है। न्यूनतम दूरी समझ रहे 25 cm। तो वो बता रहे हैं नेत्र के समीप रखी वह वस्तु न्यूनतम दूरी पर रखी हो जिसे आंख में क्लियर विजन कर दे। तो डिफाइन क्या बनेगी कि वह न्यूनतम दूरी, ठीक है, जिसे हमारी आंख क्या करती है, स्पष्ट देख सकती है, उसे कहते हैं निकट बिंदु। और वह अधिकतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को हमारी आंख देख सकती है। दो हैं, एक पास वाली वस्तु जहां पर देख सकती है और एक दूर वाली वस्तु जहां पर रखी वस्तु को आंख में क्लियर विजन कर सकती है। जो निकट वाली है उसे निकट बिंदु कहा, जो दूर वाली है उसे दूर बिंदु कहा। तो निकट रखी वस्तु, ठीक है, वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को नेत्र क्लियर देख सकता है उसे निकट बिंदु कहेंगे। और वह अधिकतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को क्या हमारा नेत्र क्लियर विजन कर लेगा, स्पष्ट देख सकता है, उसे दूर बिंदु कहेंगे। तो अपने पास ये आगे हमने का लिखा द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच द आई कैन सी क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट। इसकी वैल्यू क्या होती है 25 cm होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको दूर बिंदु पूछा जाए तो वह अधिकतम दूरी पर रखी वस्तु जिसे आई से क्लियर विजन कर ली, यानी फॉर पॉइंट पर रखी ऑब्जेक्ट जिसे आई क्लियर विजन कर सकता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, फॉर पॉइंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। बहुत पूछा जाता है बेटा कि नियर पर पॉइंट कितना होता है, फॉर पॉइंट कितना होता है। तो नियर पॉइंट की वैल्यू 25 है और फॉर पॉइंट की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। अगर पूछा दूर बिंदु कहाँ स्थित है, अनंत होगा।
निकट बिंदु कहाँ होगा 25 पर, ठीक है, यानी फार पॉइंट कहाँ है, फार पॉइंट इनफाइनाइट पे है और नियरेस्ट पॉइंट कहाँ है 25 cm पर है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आ रहे हैं पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ आई टू सी नियर एज वेल फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब आंख जो कहना चाह रही है वो एबिलिटी है, वो एबिलिटी हमारे अंदर की आंख की, वो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब हम किसी समीप वस्तु को देखते हैं यानी क्लोज वाली ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी फोकल लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, और जब दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो फोकल दूरी के बढ़ने घटने की घटना को ही आंख की संवेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकल दूरी के बढ़ने और घटने की घटना को नेत्र की संवेदन क्षमता के शॉर्ट में बता। और बड़े में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे कि जब हम किसी दूर वस्तु देखते हैं यानी फॉर ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस कंडीशन में मसल्स क्या होती है, हमारी लूज हो जाती हैं, यानी मांसपेशियां ढीली हो गई और उसका जो डायमीटर आईबॉल का वो इंक्रीज हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। बट जब हम किसी समीप रखे यानी क्लोज रखे ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस कंडीशन में जो हमारी मसल्स हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं और उसका डायमीटर क्या कम हो गया, फोकल लेंथ कम हो गई। फोकल लेंथ के इंक्रीज डिक्रीज होने के इवेंट्स को ही हमने क्या कह दिया, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी नेत्र की संवेदन क्षमता क्या है, नेत्र लेंस की फोकल दूरी के बढ़ने घटने की घटना। अब बढ़ती कब है घटती कब है वो बता रहा है कि जब हम दूर ऑब्जेक्ट देखते हैं उस कंडीशन में मसल्स हमारी जो मांसपेशियां ढीली हो गई और गोलक का व्यास क्या बढ़ गया, उसका डायमीटर बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गई। बट समीप रखे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और हमारी जो मांसपेशियां सिकुड़ गई उस कंडीशन में मान लो इतनी बड़ी थी अब ये हो गई तो उसका डायमीटर क्या कम हो गया, फोकल लेंथ भी क्या हुई, कम हो गई। तो फोकल दूरी के बढ़ने घटने की घटना को ही नेत्र की संवेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। आई में हमारी दो रॉड्स हैं बेटा, दो टाइप की रॉड्स होती हैं, कौन कौन सी, एक कोनिकल रॉड और एक सिलिंड्रिकल रॉड, यानी शंक्वाकार और एक होती है शंक्वाकार डंडाकार, यानी रॉड शेप, एक रॉड शेप है एक कोन शेप है। कोन शेप वाली क्या कलर के लिए होती है, जिनमें कोन शेप आई सेल पाई जाती हैं वो कलर को क्लियर रिप्रेजेंट करते हैं और जिनमें आई सेल पाई जाए रॉड सेल पाई गई वो क्या है, वो लाइट की इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता पहचानने के लिए आती है। जैसे कहते मुर्गा सुबह जल्दी सो जा, कोई मुर्गा क्यों कहा, मुर्गा ही बदनाम बेचारा, अन्य बर्ड्स पे बात करो जो कोई भी बर्ड्स हो वो बर्ड्स क्या होते हैं टाइमली अपने घोंसले में चले जाए और बहुत बिफोर उठ जाते हैं, हमारे आपके उठने से पहले उठ जाते हैं, चहचहाना शुरू हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि उनके आंख में जो डंडाकार सेल हैं उनके नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं, डंडाकार जो सेल्स हैं उनके नंबर क्या है, कम है, जिसके कारण उनकी तीव्रता प्रकाश को पहचानने की तीव्रता है वो कम है। इसलिए जैसे ही लाइट कम होती है वो अंदर चले जाते हैं और जैसे लाइट सनलाइट अर्थ पे आई वो तुरंत जा सकते हैं, ठीक है। और मधुमक्खी जो होती है उसकी आंख में कोनिकल सेल बहुत होती है। कोनिकल सेल कौन सेल किसके लिए होती है, कौन सेल होती है कौन टाइप की होती है, मतलब उनका शेप कैसा कोनिकल है इसलिए कौन सेल कहा गया। ये किसके लिए होती है, कलर को अच्छे तरह पहचान सकती है, ये मधुमक्खी की आंखों में पाई जाती है, ठीक है। अभी हमने पास आ रहा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट में क्या था, निकट की दिखती है यानी जो नियर ऑब्जेक्ट है क्लियर विजन होते हैं परंतु दूर वाला नहीं दिखता है, नाम है निकट दृष्टि दोष। बच्चा कंफ्यूज है कि जो नियर साइटनेस है, ठीक है, तो उसमें क्या बच्चा सोचता है कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट का नहीं दिख रहा, लेकिन वो उल्टा है। निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु क्लियर दिखाई देती है और दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, ठीक है, करेक्शन कैसे करते हैं उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ऐसे दूर दृष्टि दोष में उसको दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अब उसका रीजन क्या, करेक्शन कैसे, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अपने पास आया मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। जब हमारी आई समझ लीजिए कि क्लियर थी, ठीक है, तो ये हमारा रेटिना है, ये रेटिना शो करती, पूरा फिगर नहीं बनता, केवल इतना ही बनाया जाता है, रेटिना शो होती है और ये अपना आई लेंस हो गया। ये क्या है, फिगर में लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ फिगर बनाना, आई लेंस है। ऐसे लाइट रे आ रही थी, पहले लाइट रे आई और उसके बाद फैलर आती है और यहाँ से इसको क्या करता था, रेटिना पर क्या करता था, फोकस कर दे रहा था। लेकिन जिसमें हो गई उसका आई बॉल क्या इंक्रीज हो गया है, यानी जो पहले आई बॉल ऐसे रहा होगा, पहले आई बॉल का साइज ये रहा होगा, अब आई बॉल क्या इंक्रीज हो गई, यानी जो गोला है उसका व्यास क्या बढ़ गया और फोकल लेंथ क्या हुई, डिक्रीज हो गई। साइज उसका इंक्रीज हो गया और फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई,
ठीक है। तो इसके कई रीजन बना सकते हो। एक तो ऐसे कैसे, जैसे आप कहते हो कि गोलक का व्यास बढ़ जाता है, यानी क्या कहोगे, डायमीटर ऑफ आईबॉल इंक्रीज, डायमीटर आईबॉल का इंक्रीज हो जाता है। दूसरा आप कह सकते हो उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जो गोलक है नेत्र की फोकल दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, नेत्र की फोकल दूरी बढ़ जाती है, यानी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो उन्होंने दी है कि लेंस और रेटिना, ये लेंस था और ये रेटिना थी, पहले डिस्टेंस इतनी थी, अब डिस्टेंस इतनी हो गई, तो इंक्रीज हुई कि कम हुई। तो ये तीसरा रीजन दे दो कि लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, बात सुना रही है। ये तीन रीजन हैं किसके, जब ये अपने प्रॉब्लम आई निकटदर्शी दोष की, यानी नियर साइटनेस हुआ तो अपने पास क्या हुआ, अपने जो आईबॉल है वो किसी कारणवश उसका डायमीटर इंक्रीज हो गया, व्यास बढ़ गया, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी इंक्रीज हो गई, फोकल दूरी बढ़ गई, और लेंस और रेटिना के बीच में जो डिस्टेंस थी वो भी इंक्रीज हो गई, सब कुछ इंक्रीज हो गया, ठीक है, ठीक है। और अगर डायमीटर को देखोगे तो एक बार कह सकते हो डायमीटर के हिसाब से फोकल लेंथ कम हो गई बेटा, डायमीटर इंक्रीज हो गया तो फोकल लेंथ भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं देता, लेंस की फोकल दूरी क्या होती है, घट जाती है, व्यास बढ़ गया तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ बेटा, ये घट गई, यानी डिक्रीज हो गई। ये तीन रीजन लिखना। कौन कौन सा लिख दिया, गोलक का व्यास बढ़ जाता है, यानी डायमीटर ऑफ आईबॉल इंक्रीज, नेत्र लेंस की फोकल दूरी घट गई, ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज, और लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस क्या बढ़ गई। अब इसका करेक्शन कैसे, जिसे निवारण कहते हैं, कैसे करेक्शन करेंगे आप, करेक्शन कैसे करेंगे, तो अवतल लेंस का चश्मा लगाकर, क्या लगाएंगे, अवतल लेंस का चश्मा लगाकर यूज करेंगे, यानी कॉन्केव लेंस लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, कॉन्केव लेंस यूज करेंगे अपने गॉगल्स में, और ये करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब फिगर कैसे बनाओगे इसका, तो अब अपने फिर एक फिगर ये बनाना है, दिख रहा है बेटा आपको, ये दिख रहा ना, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, लाइट रे आई, और आपने यहाँ कॉन्केव लेंस पहन रखा है, और ये लाइट रे कॉन्केव लेंस से ऐसे निकलती हुई महसूस कराएंगे, तो ये रेटिना पर क्या फोकस हो जाएगी और हमारा करेक्शन हो जाएगा, बात सुनाई। अब इसी के अपोजिट बात करो, अपोजिट बात करो कितने में, हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूर दृष्टि दोष। क्या बताया, निकट वाले में क्या था, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, एक बताया। और यहाँ पर क्या होगा, दूर के जो ऑब्जेक्ट है, फॉर ऑब्जेक्ट है वो क्लियर विजन होंगे, बट नियर वाले क्या होंगे, यहाँ पर क्या है, जो आपके फॉर ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, क्लियर सीन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्लियर सीन हो रहे हैं, और जो नियर ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी आपके नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर सीन नहीं होते हैं, यानी जो आपकी दूर वस्तुएं हैं, दूर की वस्तु वो क्या होती है, वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, परंतु पास वाली वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उसे हमने कहा दूरदर्शी दोष, ठीक है। अब इसका भी कारण क्या है, जस्ट इसका अपोजिट बना दे बेटा, यहाँ पर ये रोग अक्सर किसमें होता है, बुजुर्ग लोगों में होता है, बूढ़े लोगों में होता है ना, जो ओल्ड एज के होते हैं उनमें होता है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, ओल्ड एज में हमारी सारी मसल्स डिक्रीज हो जाती हैं, तो आई बॉल भी हमारा क्या डिक्रीज हो गया। वहां पर क्या था, जब हम ठीक थे बेटा तब हमारी ये लेंस बना अपना, ये की रेटिना है, और आई और रेटिना ने क्या करा था, इसको पहले ऐसे फोकस कर दिया, लेकिन अब जब हमारी एज फैक्टर आ गई तो ये हमारा इसका डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज हो गया, ऐसे बन गई। तो हमने क्या बताया कि डायमीटर ऑफ आई बॉल इज डिक्रीज, जो गोले का व्यास है, नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का व्यास क्या हो गया, घट जाता है, यानी ये व्यास का मतलब डायमीटर ऑफ आई बॉल इज डिक्रीज। दूसरी जब ये डिक्रीज हो गई तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो नेत्र लेंस की फोकल दूरी क्या होती है,
नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरा जो देंगे हम लोग, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो थी वो कम हो गई। पहले लेंस ये था और रेटिना यहाँ थी, अब लेंस ये आ गया और रेटिना यहाँ गई, तो दूरी क्या हो गई, कम हो गई। किसकी, लेंस और रेटिना के बीच की। तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, के बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, क्या बताओगे, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना आर डिक्रीज। ठीक है, कम हो गई ना, डिक्रीज हो गई। अब इसका करेक्शन कैसे करोगे, करेक्शन फिर डालो, करेक्शन फिर से डालो बेटा। तो करेक्शन में फिर बताओगे, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। क्या पॉइंट पहनेंगे हम लोग, कौन सा गॉगल्स पहनने जा रहे हैं, उत्तल लेंस वाला चश्मा पहनेंगे। उत्तल लेंस का चश्मा पहन के इस दोष का निवारण करें। करेक्शन कैसे करेंगे, जब हम कॉन्वेक्स लेंस पहन लेंगे। अब कैसे हुआ, तो फिर ये आपका आ गया, ये अपना क्या बनाया, लेंस, और ये आई और यहाँ पर लगवा लिया हमने चश्मा, और ये अपने पास ही क्लियर विजन हो गया बेटा। ठीक है, फिगर एकदम क्लियर है। जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। शॉर्ट में क्यों लाया कि दूरदर्शी दोष क्या, शॉर्ट मार्क्स में आ गए तो डायरेक्ट बताओ कि दूर की वस्तु में स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु में स्पष्ट नहीं। वेटेज देखा जाता है, क्वेश्चन कितना वेटेज दे रहा है, तो वेटेज के अकॉर्डिंग करेंगे। दूर की वस्तु में स्पष्ट नहीं परंतु पास की वस्तु में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। और इस वाले में क्या था, इसमें क्या था अपने पास, निकट वाले में कि निकट की वस्तु दिख रही थी परंतु दूर की नहीं। यानी जो फॉर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर फॉर ऑब्जेक्ट क्लियर विजन हो रहा है बट नियर ऑब्जेक्ट क्लियर विजन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके रीजन क्या दिया हम लोग ने, रीजन दिया कि जो नेत्र गोलक था उसका व्यास बढ़ गया, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया, डायमीटर ऑफ आईबॉल डिक्रीज हो गया था और इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा, सॉरी। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकल दूरी क्या बढ़ गई, तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज हो गई और लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस थी वो क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। कौन, लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस। और ये करेक्शन कैसे करा, करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस द्वारा करा गया। और इसका ये फिगर अगर लॉन्ग में आया तो पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। निकट बिंदु, निकट बिंदु क्या था, निकट बिंदु था कि वह न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु जिससे हमारी नेत्र क्लियर देख सकती है, वो न्यूनतम दूरी पर रखी वह वस्तु जिससे हमारी आंख स्पष्ट देख सकती है। मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस रखे ऑब्जेक्ट जिसको आई क्लियर विजन कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। ठीक है, डिफाइन भी लिख सकते थी, हिंदी वाले समझ रहे हैं, इंग्लिश वालों को लिख दी थी बड़ा हमने, द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई विच द आई कैन बी क्लियरली सीन विदाउट स्टैंड एचकार। अब यहाँ कहोगे द फॉर पॉइंट, इस वाले में लिखोगे फॉर पॉइंट क्या होता है, द फॉर पॉइंट यानी दूर बिंदु फ्रॉम द आई विच द आई कैन सी। बाकी बस ये अपना बदल जाएगा, नियर दिया क्या, फॉर पॉइंट कर दो, नियरेस्ट पॉइंट क्या, फॉर पॉइंट कर दो, फॉर पॉइंट पर रखे उस सब्जेक्ट को जहाँ पर इनकी वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया कि निकट बिंदु कहाँ होता है, यानी नियरेस्ट पॉइंट क्या है, 25 cm, और जो आपका फॉर पॉइंट क्या है वो इन्फिनाइट पे है, तो इन्फिनाइट को हिंदी बैलेंस देखिए बेटा, ये आपकी क्लियर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके क्लियर, आपको मैंने जो अभी तक पढ़ाया तो सारा क्लियर हो गया। अब बचे इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बेटा अब क्या है अपने पास, अब हमें न्यूमेरिकल्स करने चल रहे हैं। तो अपने पास दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ है, या तो शॉर्ट साइटनेस का है या शॉर्ट साइटनेस, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। दोनों की एक अपनी कंडीशंस है कि आपको इसमें ध्यान रखना है। यू क्या होता है, निगेटिव, वी क्या होता है, निगेटिव, एफ क्या होता है, निगेटिव, यू क्या होता है, निगेटिव, वी क्या होता है, निगेटिव, एफ क्या होता है, पॉजिटिव, पावर क्या होती है, पॉजिटिव, यहाँ पावर क्या होती है, निगेटिव। ठीक है, पावर का साइन पॉजिटिव, निगेटिव, 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 ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो निगेटिव लगा के नहीं देंगे, वो आपको बताएंगे। और यू और बी क्लियर पहचान लेना, जहां तक रखे, जहां पर रखी किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वी। जहां के ऑब्जेक्ट हम क्लियर विजन कर रहे हैं वो भी है, और जहां हम देखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं उसे हम यू कहते हैं बेटा। दो बातें होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हम पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं,
जहां तक पर रखे ऑब्जेक्ट को हम पढ़ या देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं वी, और जहां हम पढ़ना या देखना चाहते हैं उसे हम क्या कहते हैं यू। तो अपने पास दो बातें आ गई बेटा, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? लाइट गई, कोई टेंशन नहीं, ठंडी है, गर्मी नहीं की, पंखा चला है। तो यहाँ पर आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों में यू वी एफ निगेटिव है, इसमें यू वी निगेटिव दोनों में बेटा, ये यू वी और इधर यू वी क्या है निगेटिव है, और इसमें एफ निगेटिव है, इसमें एफ पॉजिटिव होती है, इसकी पावर निगेटिव है, इसकी पावर पॉजिटिव है। पावर का साइन देखते ही हम लोग यहाँ पर लेंस के टाइप बता देंगे, किस टाइप का लेंस यूज हो रहा है। तो यहाँ पर लेंस कौन सा यूज हुआ, तो यहाँ पर हम लोग बता देंगे कॉनकेव, और यहाँ कौन सा हो गया कॉन्वेक्स। तो अपने पास एक प्रॉब्लम और आ गई, कॉनकेव कॉन्वेक्स। जैसे हम लोग पावर का साइन देखते ना, वो हमसे पूछता है कि लेंस का नेचर बताओ या लेंस की प्रकृति बताओ, तो उस वक्त में हम लोग यही करना होता है, ठीक है, लेंस की पावर या नेचर। और आपको दो बातें मैंने बताई, दो बातें यहाँ बहुत क्लियर आपको समझ लेनी, अगर नहीं बताई तो आपको सीखने हैं, कोई दुनिया में रोक नहीं सकता आपको। मेरी बात समझ लीजिए, जहाँ पर रखी पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, या देख सकते हैं, या वो पहले कभी कहते हैं इससे ज्यादा नहीं देख सकते हैं, वो क्या होता है वी। और जहां देखना या पढ़ना चाहते हैं उसे कहते हैं यू, ठीक है। जैसे हमने कहा हम 2 मीटर दूरी तक देख सकते हैं, हमें निकट दृष्टि दोष है, मतलब हम क्या कहते हैं एक व्यक्ति है जिसे निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, जो 2 मीटर दूरी तक देख सकता है। कहां तक देख सकता है? 2 मीटर दूरी तक, 2 मीटर दूरी तक वो देख सकता है, और उसके लिए यू नहीं दिया जाता है, निकट वाले में यू नहीं दिया होता, यू इनफाइनाइट ले लिया जाता है। और फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नेत्र लेंस की फोकल दूरी, या लेंस की फोकल दूरी लिखो। लिखने का ढंग बेटा अपने एकदम राइट होना चाहिए। आप बोर्ड पेपर दे रहे हो, कोई घर का खेल नहीं चल रहा, कोई स्कूल टीचर नहीं जो डांट देगा, यहाँ डांटेगा नहीं। स्कूल टीचर डांट देता है वो बेटर होता है, बट यहाँ कोई डांटे नहीं, यहाँ के आंसू बहुत भयानक होते हैं, दिखते नहीं है। 1/v माइनस 1/u और 1/f हमें मालूम नहीं था, ठीक है, f में मालूम नहीं। v हमारे पास कितना है 1/-2 माइनस 1/u वैल्यू कितनी इनफाइनाइट, ठीक है, ये भी निगेटिव ली जा सकती है। और लेकिन यहाँ पर 1/∞ 0 हो जाता है, तो इस टर्म को हम छोड़ देते हैं, खत्म यहीं से इसकी बात। बचा क्या अपने पास 1/f इज इक्वल टू 1/-2, तो f इज इक्वल टू कितनी है -2 मीटर, ठीक है, मीटर में आ गई। तो यहाँ पर हम लोग के पास अगर पावर पूछी गई है कि लेंस की पावर बताओ, तो लेंस की क्षमता बताओ। पावर या क्षमता एक ही बात है बेटा, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस जो अगर आपसे पूछी गई पावर, तो P का फार्मूला 1/f होता है, 100/f होता है, डिपेंड करता है फोकल लेंथ किसमें। फोकल लेंथ भाई मीटर में तो हम 1/f लगाएंगे, अगर आपकी सेंटीमीटर में तो आप 100/f लगाएंगे, बस में आ रही है। तो यहाँ 1/f की वैल्यू -2, तो इस 2 का डिवाइड कर देंगे किसमें 1 में, तो 2 का डिवाइड जब 1 में करेंगे तो आएगा 0.5। बस नहीं बेटा, बस में आ रही है। इस टाइप में हमें पहचानना है। जैसे हम कहते हैं कि एक लड़का जिसका नाम है मोहन, एक लड़का जिसका नाम है मोहन, ठीक है, मोहन क्या करता है कि 40 सेंटीमीटर दूर, 40 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को देख सकता है, यानी 40 से अधिक देख सकता है, 40 से कम नहीं देख सकता। तो हमने क्या बोला, जहां तक देख सकता है पढ़ सकता है उसे क्या कहते हैं वी, उसे क्या कहते हैं वी। v इक्वल टू -40 cm। अब वो लड़का देखना कहाँ चाहेगा, दूर का वो 40 के आगे सब दिख रहा है, लेकिन 40 के इधर नहीं दिख रहा, 40 के इधर कहाँ तक देखना चाहते हैं लोग, न्यूनतम दूरी कितनी 25 से नियरेस्ट पॉइंट कितना 25, तो 25 की तरह में नहीं देखना, हमारी जो साइंस कर रही है 25 के उधर ही देखना होता है, तो नियरेस्ट पॉइंट 25, तो यहाँ नियरेस्ट पॉइंट अपना 25 ले लेंगे हम लोग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी हमने क्या लगाया, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ये नहीं जल्दबाजी में ऐसे पहले गिवन करके नोट कर दिया, फिर उसके बाद ठीक है ये सॉल्व करने लगे हम लोग का। और यहाँ सॉल्व में हमने क्या करा, लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला लगाया, लेंस की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू में मालूम नहीं बेटा, v की वैल्यू 1/-40 और -u की वैल्यू -25। तो आपका ये 1/f ऐसे रखा, ये आ गया -1/40 और ये माइनस प्लस 1/25। अब क्या हुआ 40 और 25 का एलसीएम ले लिया, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, और अगर 5 बन जा 5 फिर कर देंगे आप, तो फिर 8 बन जा 8 डायरेक्टली कर देंगे आप, तो 5 5 जा 25, 25 8 जा 200, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 200।
फिर इसका डिवाइड करते हैं 40 का 4 5 या 20, तो 5 टाइम ये क्या बेटा, और 5 25 8 जा। तो यहाँ पर करना होता है डिवाइड करके देख लीजिए आप, अगर आपको नहीं आ रहा 25 का तो 25 को 200 में डिवाइड करो ऐसे, ठीक है। फिर भी आपको टेबल बेटा वही पढ़नी पड़ेगी, तो आप अपने हिसाब से कर देना। यहाँ 3/200 आ गया, वो भी प्लस का 8 - 5 3 आया, ये 1/f आया। जब f निकालते हैं तो नंबर को पलट देते हैं हम लोग, तो आ गई 200 अब फोकल लेंथ पॉजिटिव है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है अपने पास, कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस का टाइप हमें यही क्लियर आ गया। अब अगर इसकी पावर पूछ रहा होता तो हम लोग पावर का फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पावर P = 100/f। तो 100/f की वैल्यू 200/3, और यही 3 प्लस के ऊपर चला गया तो ऊपर कितना होगा बेटा, 300/200, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया। तो 2 का डिवाइड 3 करेंगे बेटा तो आएगा 1.5 डायोमीटर। बस नहीं, ये आपका फॉर वाले हो गए और ये शॉर्ट वाले हो गए। दो टाइप के आपके क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है। ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, लिमिटेशन न्यूमेरिकल्स हैं। और एक आपको मैंने प्रिज्म वाला बताया था थोड़ी देर पहले, प्रिज्म का बताया था, ठीक है, प्रिज्म का बताया था। तो इस बेस पर ये लेसन होगा फिनिश बेटा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेंस वाले न्यूमेरिकल्स कल क्यों, यस आज की क्लास में ही हो रहा, कल क्लास में, आज की क्लास में हुआ है लेंस वाले क्वेश्चन। सभी आपको होता है ना, लेंस वाले में m की वैल्यू वाले क्वेश्चन, जहां पर कहता है दुगना, तिगना, चारगुना, वहां पर हमने बताया था जब वास्तविक हो यानी रियल के इमेज बनेगी तब m की वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब क्या होगी, आभासी होगी तब पॉजिटिव है, ठीक है। रियल में क्या है, इमेजिनरी। दो टाइप की इमेज हैं, वहां पर भी हम लोग थोड़ी बात करते हैं। ये इनकी बात खत्म कर दो, ठीक है। लेंस में आपको क्या मिल रहा है, आवर्धन। m का जो फार्मूला था -b/u था। आपको मैंने क्या बता रखा है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वहां m की वैल्यू निगेटिव ली जाती है। और अगर आभासी बन रहा है बेटा तो वहां पर m की वैल्यू क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। m मतलब मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ नहीं बेटा, लेंस वाले में चैप्टर में नहीं, आप इसमें ढूंढे, इसमें यही दो टाइप थे। और एक को आपको प्रिज्म बताया, 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों फिनिश करा दिए आपको, ठीक है। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करने चले हम। जैसे कहा जाता ना कि इसका दुगना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा, तिगना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा। मेरी बात पर ध्यान रखिए, नहीं ध्यान करेंगे तो मुझे याद करेंगे कि सर ने बात बताई थी, अब हमें ध्यान नहीं देना, निगेटिव की पॉजिटिव है। वो कह रहा है दुगना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, दुगना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के आकार का दुगना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, दुगना बन रहा है, तिगना बन रहा है, जितना कहे वो m की वैल्यू 2 कर रहा है, और वास्तविक कह रहा है, इसका मतलब निगेटिव लेना। तो m की वैल्यू, अब जैसे न्यूमेरिकल आप एक सॉल्व करने लगे, कोई न्यूमेरिकल हमें मिला है मान लो, ठीक है, जिसमें फोकल लेंथ दे रखी 20 cm, ठीक है। और आपसे कहा गया कि वो रियल इमेज बने 2 टाइम्स, दुगनी बन रही है, तो आपने क्या करा, m का फार्मूला लगाया -b/u, और m की वैल्यू -2, ठीक है। और यहाँ -b/u करा, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बेटा, v की वैल्यू कितनी आ गई, 2u आ गई, यहाँ तो पास में आई। अब इधर कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, इधर उधर करता हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। हम ऑनलाइन के डिजिटल टीचरों की तरह नहीं बोर्ड लेके आएंगे वो कर देंगे, ठीक है। हम खेल नहीं खेल रहे, हम आपको बता रहे हैं, अगर आप पहचान पाओगे तो आपको समझ में आए सर क्या कह रहे हो, क्या करना है, ठीक है। अब हमने क्या लगा दिया, लेंस की फोकल दूरी, लेंस की फोकल दूरी यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो यहाँ पर आपने क्या करा, 1/f = 1/v - 1/u लगा दिया। तो 1/f की वैल्यू हमें गिवन थी 20, 1/v की वैल्यू कितनी मालूम, 2u, तो यहाँ रखा जाए 2u और -1/u। अगर इनका एलसीएम लेने बेटा तो एलसीएम कितना आएगा, 2u, 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, u से u कैंसिल हुआ बचेगा, तो अपने पास 1/20 था बेटा और -1/2u आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो 2u की वैल्यू कितनी, -20, u की वैल्यू -20/2 यानी -10 cm आ गई। अगर v पूछना तो यहाँ वैल्यू रख देना, फाइनल। सर भाई ये मिरर में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है बेटा। और दूसरी बात आपकी इमेज फॉर्मेशन वाले में क्या बताया था आपको कि जो आपका मिरर है
यहाँ पर एक इनफाइनाइट होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। ऑब्जेक्ट कहाँ का रख सकते हैं, यहाँ पर, इनके बीच में, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर रखेंगे तो इमेज यहाँ बननी है। इमेज कहाँ बन सकती है, यहाँ, इमेज यहाँ, इमेज यहाँ और इमेज यहाँ। यानी एक नंबर पे अगर रखी तो उसकी इमेज एक फोकस पे बनेगी, ठीक है। और 2 नंबर पे रखी तो उसकी इमेज कहाँ, फोकस और सी के बीच में बनेगी। और 3 नंबर पे रखी तो 3 पे सी मतलब सी रखी तो सी बनेगी। इनफाइनाइट और सी के बीच में रखी तो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट और सी के बीच में रखी तो सी और एफ के बीच में बनेगी। अगर आपने यहाँ रख दिया बेटा तो इमेज इसके बैक साइड में बनती है और लार्ज इन साइज बनती है। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। जितना मैंने बताया उसको देखिएगा। इमेज फॉर्मेशन अपनी लेंस की और मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन की 6 कंडीशन है बेटा, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लास खत्म कर रहा हूँ और आपको अभी हिंदी पढ़नी है। हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही जल्दी मैं आपको देने वाला हूँ और ये इतना तैयार कर लिया बेटा। इसके बाद एक क्लास और होगी आपकी, फिजिक्स भी फिनिश हो जाएगी, फिर बायो के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है।